दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि प्राचीन भारत काफी विकसित और उन्नत रहा है। हमारा भारतवर्ष कभी दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न देशों में गिना जाता था। आप भारत की संपन्नता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के समय पूरा भारत देश एकजुट था और आज का अफगानिस्तान भी भारत की ही सीमा में आता था। लेकिन जैसे ही मौर्य समाज का पतन हुआ तो पूरा भारत बिखर गया। विदेशी आक्रमणकारी तो पहले से ही सोने की चिड़िया पर निगाह जमाए बैठे थे और उसके बाद शुरू हुआ भारत पर लुटेरों के हमलों का सिलसिला। विदेशी लुटेरे भारत में गधों और ऊंटों पर भर भर के सोना लेकर गए और यह सिलसिला कुछ समय तक नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं भारत को लूटने वाले सबसे बड़े विदेशी लुटेरों के बारे में बता रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे सभी वीडियोस देख पाएं। मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला अरब आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के द्वारा किया गया था, लेकिन शुरुआत में अरब से लूट करने वालों को बार बार पराजय का सामना करना पड़ा। तब एक और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने कई युद्धों में असफल होने के बाद 711 ईस्वी में राजा दाहिर को हराने में सफलता प्राप्त कर ली और अरबों के लिए भारत का मार्ग खोल दिया। इसके बाद अरबी लगातार भारत आते रहे और उन्होंने जी भर के भारत को लूटा। सिर्फ इतना ही नहीं, अरबी लोग हिंदुस्तानी औरतों को जबरन अगवा करके अपने साथ अरब देशों में भी ले गए। बाद में मेवाड़ के महाप्रतापी राजपूताना राजा बप्पा रावल ने अरबों के साथ जबरदस्त युद्ध किया। उन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान को अरबों से आजाद कराया बल्कि अरब के अंदर तक घुसकर अरबों का नरसंहार किया। उनका साथ गुज्जर शासक भी दे रहे थे। सभी ने मिलकर अरबों को इस कदर नेस्तो नाबूद किया कि उसके बाद अरबी बहुत लंबे समय तक भारत से दूर रहे। महमूद गजनवी। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी अफगानिस्तान में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। इसी वंश के एक और शासक महमूद गजनवी ने भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां से अपार धन प्राप्त किया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया था। 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों पर किया। हालांकि इस युद्ध में बेहद सीमित संख्या में होने के बावजूद भी जाटों ने गजनवी के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन गजनवी की सेना बेहद विशाल थी और अंततः जाट इस युद्ध में पराजित हुए। मोहम्मद गोरी। तुर्कों का दूसरा आक्रमण भारत में मोहम्मद गोरी ने सन 1182 में किया। उसने पेशावर और सयालकोट पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन सन 1191 में तराइन में उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हो गया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गोरी को बंधक बना लिया गया। गोरी ने पृथ्वीराज के पैर पकड़ लिए और अपने आप को जिंदा छोड़ने की भीख मांगने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने दया दिखाकर उसे छोड़ दिया। पृथ्वीराज की यही दया देश के लिए और खुद पृथ्वीराज के लिए बहुत भारी भूल साबित हुई, क्योंकि एक साल बाद ही मोहम्मद गोरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और धोखे से पृथ्वीराज को हराकर बंधक बना लिया। ऐसा माना जाता है कि जिस पृथ्वीराज ने कभी दया दिखाकर गोरी को जिंदा छोड़ दिया था, उसी पृथ्वीराज के एहसान का बदला मोहम्मद गोरी ने बेहद जलील तरीके से दिया। उसने पृथ्वीराज को बहुत यातनाएं दी, यहां तक कि मारने से पहले उसने जिंदा ही पृथ्वीराज की आंखें तक निकलवा दी थी। चंगेज खान। भारत पर सबसे बड़ा हमला चंगेज खान ने 12वीं शताब्दी में किया। चंगेज खान मूलतः मंगोल का बौद्ध था जो अपनी बर्बरता के लिए प्रसिद्ध था। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार चंगेज खान हिंदू था जो कि गणेश का उपासक था।
उसकी समाधि पर लगा त्रिशूल का चिन्ह उसके हिंदू होने का प्रमाण भी देता है। चंगेज खान अपने जीवन का सबसे क्रूर व बर्बर लुटेरा था। उसने पूरे बगदाद को लूटकर लाखों मुसलमानों का कत्ल किया। चंगेज खान को मुसलमानों से बहुत नफरत थी, जिस कारण उसने अभियान चलाकर ईरान, काबुल, पेशावर और कश्मीर पर अधिकार करके लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज ने अपने आक्रमणों से तुर्क, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बर्मा, दक्षिणी रूस में बड़ी आबादी का सफाया कर दिया था। चंगेज के बाद उसका वंशज हलाकू खान भी बहुत बर्बर और अत्याचारी था। हलाकू खान की मौत के बाद अधिकतर खान वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मुसलमान बन गए। तैमूर लंग। तैमूर बचपन से ही भारत की संपन्नता के बारे में सुनता आ रहा था। इसी वजह से उसने भारत को लूटने का फैसला किया। तैमूर ने 1399 में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली में प्रवेश किया। उसने सबसे ज्यादा दिल्ली को ही लूटा। तैमूर की लूट ने दिल्ली को एक खंडहर में तब्दील कर दिया था। कहते हैं कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों को एक मीनार बनवाकर उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया था। तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का दिल्ली पर शासन था, जो कि तैमूर के आक्रमण के कारण समाप्त हो गया था। तैमूर दिल्ली को लूटने के बाद कश्मीर को लूटते हुए समरकंद वापस चला गया था। तैमूर के आक्रमण का सामना करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर जौहर की राजपूती रस्म अदा की थी। यानी वे ये कसम खाकर युद्ध के मैदान में गए थे कि अब हमें वापस नहीं आना है, बल्कि युद्ध के मैदान में ही लड़ते लड़ते मर जाना है। बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूटों को अंजाम दिया। उस समय दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी हुआ करते थे, जिनके साथ बाबर की जबरदस्त लड़ाई हुई थी। लेकिन बाबर के जीवन का सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ था। बाबर ने भारत में न सिर्फ लूटपाट की, बल्कि जबरदस्त विध्वंस भी मचाया, और उसके विध्वंस का सबसे ज्यादा शिकार बने हिंदू मंदिर। बाबर ने अमानुषिक ढंग से क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार किया और अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और लूटपाट मचाई। इसके साथ ही साथ उसने ग्वालियर के निकट उरवा में अनेक जैन मंदिरों को भी नष्ट किया। उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया, जिनका आज सिर्फ खंडहर ही बचा है। नादिर शाह। औरंगजेब के बाद मुगल अंपायर कमजोर पड़ने लगा था। इस बात का फायदा उठाकर ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर कई आक्रमण किए और यहां की संपत्ति को लूटा। नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था। मोहम्मद शाह औरंगजेब का पोता था। उसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे, क्योंकि अपने राज से ज्यादा वो अपनी अय्याशी के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में बुरी तरह से हराकर दिल्ली में प्रवेश किया और भयानक तरीके से लोगों को मारते काटते हुए उसने दिल्ली को लूटा। उसने लाल किले के अंदर घुसकर लाल किले को लूटा और उसी ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी भारत से लूटा था। वह कोहिनूर को अपने साथ ईरान ले गया। बाद में वही कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास पहुंच गया था, जो महारानी एलिजाबेथ के हार में गड़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी। हजारों साल की लूटपाट के बाद भी भारत एक संपन्न देश था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत कुल विश्व व्यापार में 23% की भागीदारी रखता था, जबकि ब्रिटेन का भाग मात्र 1.5% था, जो कि 1947 तक उल्टा हो गया था। 1947 आते आते भारत दुनिया के सबसे दरिद्र और भूखे देशों में गिना जाने लगा। 1600 ईस्वी में व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, लेकिन उनका असली मकसद भारत को लूटना था, और यह मकसद तब पूरा हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। सन 1792 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को भी हराकर दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, और 1819 में मराठों को हराने के बाद कंपनी ने देश के बड़े हिस्से को कब्जा लिया था।
कंपनी की गलत नीतियों के विरोध में ही 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ। 1947 तक अंग्रेजों ने भारत को लूटकर दुनिया के सबसे विकसित देशों से सबसे दरिद्र देशों में लाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जाते जाते अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े भी कर दिए और हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगे भड़का दिए, जिसकी सजा आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने भारत के संपूर्ण इतिहास के दर्द को बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरा और शिक्षाप्रद लगा हो तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो आपसे विनती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।